Hello students, in this video I Abhay Kumar going to discuss important objective questions with answers of chapter 3 current electricity of class 12 for English medium students preparing for different state boards examinations and CBSE 12th board examination. This video will also be helpful for those students preparing for NEET, AIMS, that is AIMS, and IIT mains entrances. First of all, question number 1. Select the correct option in the followings. Question number 1 is the algebraic sum of all currents at a junction point is option A infinity, option B positive, option C negative, D 0. किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के कोई जंक्शन पॉइंट पर, एनी जंक्शन पॉइंट पर सभी करंट्स का अलजेब्रिक सम होता है. फर्स्ट ऑप्शन में है इन्फिनिटी, सेकेंड ऑप्शन में पॉजिटिव बी, ऑप्शन सी नेगेटिव एंड डी 0. तो करेक्ट ऑप्शन इज डी 0. फ्रॉम किरचॉफ फर्स्ट रूल और किरचॉफ जंक्शन रूल और KCL, it is abbreviated as KCL. The algebraic sum of all currents at a junction point is 0. जितने भी करंट्स हैं सभी का अलजेब्रिक सम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी जंक्शन पॉइंट पर 0 होता है. तो यार ऑप्शन कोड डी इज करेक्ट. अगर एग्जामिनेशंस में अगर OMR शीट प्रोवाइडेड हो, अधिकांश स्टेट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में OMR शीट होता है, तो उसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा उसको फुली कलर्ड करना होता है ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से. तो ऑप्शन डी को यहाँ ऑप्शन डी के सर्किल को पूरा इसको कलर्ड कर दिया जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. किरचॉफ्स फर्स्ट रूल दैट इज जंक्शन रूल is based on the law of conservation of option A mass, B energy, C charge, D momentum. सेकेंड क्वेश्चन भी किरचॉफ फर्स्ट रूल से रिलेटेड है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में था कि जंक्शन किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी जंक्शन पॉइंट पर तो सभी करंट्स का सम कितना होता है, टोटल करंट्स का सम कितना होता है. तो टोटल करंट्स का सम 0 होता है. और किरचॉफ फर्स्ट रूल अब किस लॉ पर या किस रूल पर बेस्ड है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑप्शन ए इज मास, बी एनर्जी, सी चार्ज, डी मोमेंटम. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी चार्ज. किरचॉफ फर्स्ट रूल और फर्स्ट लॉ दैट इज KCL, इट इज एब्रिविएटेड एज KCL. किरचॉफ फर्स्ट रूल इज ऑल्सो कॉल्ड किरचॉफ करंट रूल और किरचॉफ जंक्शन रूल. सो इट इज एब्रिविएटेड एज KCL. तो किरचॉफ फर्स्ट रूल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर है. जितना करंट आया किसी जंक्शन पर उतना ही करंट बाहर निकल गया. मतलब मैंने कोई करंट का कोई न तो लॉस होता है न गेन होता है. तो इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. और चूँकि इलेक्ट्रिक करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, सो दिस इज बेस्ड किरचॉफ फर्स्ट रूल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. इसका मतलब है कि जितना चार्ज या जितना करंट किसी जंक्शन पर मीट करता है उतना ही उसका सम उतना ही सभी चार्जेज या इलेक्ट्रिक करंट का सम किसी जंक्शन पॉइंट पर जितना इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग भी है. तो इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. किरचॉफ्स वोल्टेज रूल दैट इज किरचॉफ सेकेंड रूल और किरचॉफ्स मेश रूल और abbreviated as KVL, Kirchhoff voltage rule. K for Kirchhoff, B for voltage, L for law, is in accordance with the law of conservation of option A is momentum, B is energy, C mass, D charge. So Kirchhoff for voltage rule or second rule or KVL is in accordance with the law of conservation of energy. So
correct, option B is correct, which is energy. Now question number 4, which of the following relation is not correct? इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट नहीं है? दिए गए रिलेशंस में देयर आर 4 रिलेशंस इन 4 ऑप्शंस एंड विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट. इसका मतलब है कि कोई एक ऐसा है जो कि करेक्ट नहीं है. अब उसे हमें मालूम करना है, सर्च करना है कौन ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है, दैट इज इनकरेक्ट. ऑप्शन ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू J अपॉन सिग्मा, दैट इज J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई. यह रिलेशन होता है ये करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है. J इक्वल टू सिग्मा ई, इट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, J इक्वल टू सिग्मा ई. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. बी इज J इक्वल टू सिग्मा ई तो होता ही है, ये भी करेक्ट है. सी E इक्वल टू J अपॉन सिग्मा J अपॉन रो 1/ρ, दैट इज रो इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टिविटी, 1/ρ इज कंडक्टिविटी सिग्मा. तो ये इसके अनुसार ऑप्शन सी के अनुसार ये रिलेशन हो जाएगा E इक्वल टू J सिग्मा. जबकि J इक्वल टू सिग्मा ई होता है तो रिलेशन सी गलत है, निश्चित रूप से रिलेशन सी गलत है और एक ऑप्शन इसमें गलत है. और डी को देख लिया जाए, रो J इक्वल टू E, रो इक्वल टू 1/सिग्मा, दैट इज J सिग्मा इक्वल टू E, देयरफॉर J इक्वल टू सिग्मा ई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. तो करेक्ट आंसर इज सी, E इक्वल टू J सिग्मा. दिस रिलेशन इज नॉट करेक्ट, दैट इज रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J एंड इलेक्ट्रिक फील्ड D. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, करंट डेंसिटी J एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज रिलेटेड बाई ऑप्शन ए J इक्वल टू एनी Vd, B इक्वल टू J इक्वल टू एनी अपॉन Vd, C इज J अपॉन Vd स्मॉल e अपॉन n, D इक्वल टू J इक्वल टू एनी स्क्वायर Vd, where n is the number density of electrons in the conductor, number of electrons per unit volume, small e is the electronic charge on an electron, Vd is the drift velocity and J is current density. अब out of 4 options, one option is correct and all the remaining 3 are incorrect. तो इसे देखा जाए, D से ही स्टार्ट किया जाए, सबसे लास्ट से ही, J इक्वल टू एनी स्क्वायर Vd, दैट इज Vd इक्वल टू एन ई स्क्वायर है. तो स्मॉल ई का चार्ज में स्मॉल ई का स्क्वायर ये किसी भी रिलेशन में नहीं होता है, तो ये रॉन्ग है. डी J ऑफ सी देखा जाए, J इक्वल टू Vd E/n, और ये भी हो जाएगा, दैट इज Vd इक्वल टू Jn इंटू ई, ये भी करेक्ट नहीं है. J इक्वल टू एन ई अपॉन Vd, J इक्वल टू I/A होता है, तो I अपॉन ए, एन ई अपॉन Vd तो होगा नहीं, ये भी रिलेशन बी इज ऑल्सो रॉन्ग. J इक्वल टू नॉट, J इक्वल टू अगर इसे हम करंट के रूप में एक्सप्रेस करें तो I/A, तो I इक्वल टू एन ई ए अपॉन Vd, तो Vd इक्वल टू एन ई ए अपॉन I. तो ये रिलेशन भी करेक्ट नहीं है. अब बचा निश्चित रूप से ये सही होना चाहिए, J इक्वल टू एन ई अपॉन Vd, एन ई Vd, तो J इक्वल टू I/A अगर इसे करंट के रूप में एक्सप्रेस किया जाए तो I/A, तो I इक्वल टू एन ई Vd इंटू ए हो जाएगा. तो Vd इक्वल टू I अपॉन एन ई ए, ये रिलेशन करेक्ट है. करंट और वेलोसिटी में रिलेशन I इक्वल टू एन ई Vd, एन ई ए इंटू Vd होता है. तो यहाँ पर J इक्वल टू J/A इक्वल टू I/A इक्वल टू J हो गया, तो J इक्वल टू एन ई Vd. दिस रिलेशन इज करेक्ट, विच रिलेट्स द करंट डेंसिटी J एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डायमेंशन फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस R इज ऑप्शन ए ml टू द पावर 2 T माइनस 3 A माइनस 2, B ml माइनस 2 T माइनस 3 A माइनस 2, C ml माइनस 2 T माइनस 3 A माइनस 2, एंड ऑप्शन डी इज M माइनस 1 L माइनस 3 T माइनस 3 A माइनस 2. तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट. तो पोटेंशियल डिफरेंस V का डायमेंशन और I का डायमेंशन तो या तो I नहीं तो A अंडर ब्रैकेट होगा, और V का ML V का हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन पर यूनिट चार्ज ML T माइनस 3 A माइनस 1. तो यहाँ पर अब नीचे ये है, तो A का पावर -1, A का पावर नीचे से A का पावर 1 है, ऊपर जाके -1, तो ML टू द पावर T माइनस 3 और A माइनस 1 बाई A, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का हो गया डायमेंशन, अपॉन A करंट का डायमेंशन हो गया, डायमेंशन सिंबल. तो ML टू द पावर 2 T माइनस 3 A माइनस 2. दिस इज करेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट. डायमेंशन फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस R इज. नाउ डायमेंशन फार्मूला फॉर रेजिस्टिविटी रो इज M माइनस 1 L 3 T माइनस 3 A माइनस 2, B ML माइनस 3 T 3 A 2, C ML 3 T माइनस 3 A माइनस 2, एंड D M माइनस 1 L माइनस 3 T माइनस 3 A माइनस 2. तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, चूँकि रेजिस्टिविटी
रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इजकल टू रो एल अपॉन ए, देयरफॉर रेजिस्टिविटी इजकल टू आर ए अपॉन आर इंटू ए अपॉन एल। तो उस बेसिस पर सभी क्वांटिटीज़ का डायमेंशन रखने पर ये और फिर रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। ओम का मतलब रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, तो रेजिस्टेंस का भी हमने देखा। अब मीटर लेंथ का है, तो रेजिस्टेंस ये ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस में लेंथ के यूनिट से लेंथ का यूनिट एम मीटर है, तो उसके डायमेंशन से फार्मूला से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ओम किसका है, ओम यूनिट है, ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला मालूम है अभी हमने ऑप्शन ए एम एल टू द पावर 2 T-3 A-2, और उसमें लेंथ के डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दिया। लेंथ मीटर तो यूनिट ऐसा यूनिट है लेंथ का, तो उसके डायमेंशन फार्मूला लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब अंडर ब्रैकेट एल से, तो पावर को कलेक्ट कर लिया जाए एक ब्रैकेट के अंदर, तो एम एल हो जाएगा। एल का पावर एक और इंक्रीज कर जाएगा यहाँ पर, तो एम एल टू द पावर 3 T-3 A-2। दिस इज डायमेंशन फार्मूला फॉर रेजिस्टिविटी, whose symbol is rho. So option C is correct. Dimension formula of resistivity is ml under bracket ml to the power 3 T-3 A-2। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का डिफरेंट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में या CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इसे पूछा जा सकता है। Now multiple choice question number 8. If the length and area of cross section of a conductor are doubled, then its resistance will be A, option A unchanged, B halved, C doubled and D quadrupled। अगर किसी वायर के कंडक्टर के लेंथ तथा एरिया दोनों को डबल कर दिया जाए, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा उसका, ऑप्शन ए है अनचेंज रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। बी ओरिजिनल रेजिस्टेंस का हाफ हो जाएगा, हाल्व्ड। सी डबल्ड, ओरिजिनल रेजिस्टेंस का 2 टाइम्स हो जाएगा। एंड सी ओरिजिनल क्वाड्रपल्ड, ओरिजिनल रेजिस्टेंस का 4 टाइम हो जाएगा। तो आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज अनचेंज्ड, बिकॉज इफ रेजिस्टेंस इज डबल्ड, इफ रेजिस्टेंस एंड एरिया बोथ आर डबल, देन न्यू रेजिस्टेंस, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वी नो डैट R इजकल टू रो एल अपॉन ए, R इजकल टू रो एल अपॉन ए। तो अगर लेंथ भी डबल हो जाएगा तो न्यू लेंथ हम 12 यहाँ पर रिप्लेस करेंगे एल के जगह, एरिया 2A हो जाएगा, ट्वाइस होने पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रो एल अपॉन ए, और ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस भी इतना ही होता है, रो एल अपॉन ए। तो अगर किसी वायर का या कंडक्टर का लेंथ तथा एरिया दोनों डबल होता है, तो न्यू रेजिस्टेंस उसका अनचेंज रहेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर OMR शीट प्रोवाइडेड हो, तो ऑप्शन ए के सर्किल को पूरा कलर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 नाउ, if a wire is stretched to its double length, then its new resistance becomes option A 2R if original resistance of the wire is capital R and length is L, small l, B और capital L, B R/2, C 4R and D R/4। अब यहाँ पर चूंकि रेजिस्टेंस और लेंथ में रिलेशन है कंडक्टर का, R इजकल टू रो एल अपॉन ए, अगर हम इसमें L से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर में, तो डैट इज रो एल स्क्वायर अपॉन एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। और चूँकि रेजिस्टिविटी किसी कंडक्टर के ज्योमेट्री पर डिपेंड नहीं करता है, उसके लेंथ और लेंथ साइज एरिया इसमें चेंज होने से रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, रेजिस्टिविटी रिमेन्स अनचेंज्ड। देयरफॉर एंड वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर विल ऑल्सो रिमेन्स अनचेंज्ड। तो इन दैट केस R वेरीज एज रिजल्ट इज R वेरीज एज L स्क्वायर, दैट इज R इजकल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K, रो बाई L को अगर K सपोज कर लिया जाए तो K इंटू L स्क्वायर। अब ये रिलेशन आपका ट्रिक रिलेशन है, अगर लेंथ को डबल करेंगे तो 2L, L रिप्लेस बाई 2L स्क्वायर, दैट इज 4L स्क्वायर, दैट इज KL स्क्वायर इंटू 4, और KL स्क्वायर इज द ओरिजिनल रेजिस्टेंस, सो 4 टाइम हो जाएगा। अगर 3 टाइम्स है तो 9 टाइम्स हो जाएगा, 3L स्क्वायर दैट इज 9 इंटू L स्क्वायर इंटू K, दैट इज 9 इंटू R हो जाएगा न्यू रेजिस्टेंस। देयरफॉर न्यू रेजिस्टेंस अगर यहाँ दोनों यहाँ पर डबल वायर का स्ट्रेच किया गया है डबल लेंथ का, तो R इजकल टू K, R डैश इजकल टू K इंटू न्यू रेजिस्टेंस R डैश, और इनर रेजिस्टेंस वाज टेकन एज R कैपिटल R, तो K इंटू L के जगह L रिप्लेस बाई 2L, दैट इज K इंटू 4L स्क्वायर, एंड K इंटू L स्क्वायर इज R, और इनर रेजिस्टेंस R इजकल टू KL स्क्वायर, दैट इज R डैश इजकल टू 4 इंटू R। तो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 इंटू R, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर 3 टाइम्स होता, वायर को स्ट्रेच किया जाता 3 टाइम्स, तो ओरिजिनल न्यू रेजिस्टेंस R डैश ओरिजिनल रेजिस्टेंस R का हो जाता कितना टाइम्स, 9 टाइम्स। यहाँ पर तो 4 टाइम्स हो गया, 4 इंटू KL स्क्वायर, एंड KL स्क्वायर इज ओरिजिनल रेजिस्टेंस R है, तो 4R हो गया, R डैश इजकल टू 4R। यहाँ हमारा रिजल्ट इस क्वेश्चन के अनुसार।
लेकिन अगर 3 टाइम्स से स्ट्रेच किया जाता वायर को तो 9 वहाँ हो जाता 9R हो जाता R डैश। अगर 4 टाइम्स से किया जाता तो L स्क्वायर R वेरी एल स्क्वायर दैट इज K इंटू 4L स्क्वायर दैट इज 16L स्क्वायर and KL square is R that is 16R माने in that case new resistance will be R dash equal to 16 into R 16 टाइम्स से न्यू रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा अगर किसी वायर को 4 टाइम्स से उसके ओरिजिनल लेंथ का 4 टाइम्स से इंक्रीज किया जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑफ क्वेश्चन 9 इज 4R। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ohm इज इलोंगेटेड by 10%. The resistance of the elongated wire is this is wire is of first of all option A 1.1 ohm, option B 11.1 ohm, C 1.2 ohm and D 13.1 ohm. So again this problem objective problem is based on the formula R varies as L square. तो यहाँ पर न्यू रेजिस्टेंस R varies as L square तो R इक्वल टू KL स्क्वायर ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो गया। अगर वायर का लेंथ L है ओरिजिनल रेजिस्टेंस R है तो उस सिचुएशन में K इंटू L स्क्वायर हो गया। अब लेंथ को इंक्रीज कर दिया गया कितने से 10%, दैट इज L प्लस ओरिजिनल लेंथ L था, अब उसमें L का 10% इंक्रीज कर दिया गया तो न्यू लेंथ हो जाएगा L डैश इक्वल टू L प्लस L बाई 10 दैट इज L प्लस L बाई 10 इक्वल टू 11/10L। तो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा 11 R डैश इक्वल टू K L की जगह L रिप्लेस होगा। ओरिजिनल रेजिस्टेंस तो लेंथ L था तो रेजिस्टेंस R था तो R इक्वल टू KL स्क्वायर हमारा रिलेशन चूँकि R वेरी L स्क्वायर होता है तो अभी हमने ऑब्टेन किया था तो R डैश इक्वल टू L की जगह रिप्लेस होगा वो 11L/10 स्क्वायर 11 स्क्वायर 121/10 10 स्क्वायर 100 121/100 दैट इज 1.21 दैट इज K इंटू L स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 121/100 दैट इज 1.21 एंड KL स्क्वायर इज R ओरिजिनल रेजिस्टेंस देयरफॉर न्यू रेजिस्टेंस R डैश इक्वल टू KL स्क्वायर की जगह R हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1.21 इंटू K दैट इज 1.2 into KL square is R that is 1.21 into R that is new resistance will increase to the original resistance R by 1.21. So correct answer is option C 1.2 ohm. New resistance will be 1.2 ohm. Now question number 11 a wire of resistance small r has resistance capital R it is stretched to a radius of R/2. अब इसको स्ट्रेच किया गया तो उसका लेंथ बढ़ेगा इंक्रीज करेगा लेकिन रेडियस डिक्रीज किया R/2 इस रेजिस्टेंस बिकम्स A ऑप्शन A R/2 B 2R C 4R D 16R। तो यहाँ पर चूंकि वायर के रेडियस में चेंज आ रहा है रेडियस हाफ हो जा रहा है और वायर को स्ट्रेच किया जा रहा है तो लेंथ इलोंगेट होगा और यहाँ पर वॉल्यूम जो होगा लेंथ और एरिया दोनों में चेंज होगा लेंथ इंक्रीज करेगा लेकिन एरिया डिक्रीज करेगा मतलब रेडियस डिक्रीज करेगा तो दोनों का प्रोडक्ट एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होगा और इसका मतलब है कि लेंथ जो होगा एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो एरिया R/2 से हो गया एरिया R/2 मीन्स एरिया इक्वल टू पाई R स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वायर का पाई R स्क्वायर तो लेंथ हो जाएगा कितना न्यू लेंथ हो जाएगा L डैश इक्वल टू 4L हो जाएगा क्योंकि R/2 है और लेंथ एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ और एरिया का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा मतलब एरिया L इंटू एरिया ओरिजिनल लेंथ L है एरिया A है तो एरिया इज पाई R स्क्वायर तो L इंटू पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू अब न्यू लेंथ कितना है L डैश सपोज करना एरिया हो गया R रिड्यूस हो गया कितना से R/2 तो पाई इंटू R/2 स्क्वायर हो गया एरिया की जगह मैंने R की जगह R रिप्लेस बाई R/2 यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब L डैश और L में क्या रिलेशन है यहाँ पर हो गया R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो L डैश इक्वल टू 2 स्क्वायर दैट इज 4 2 स्क्वायर 4 1/4 अब 4 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से L डैश इक्वल टू 4L तो न्यू लेंथ कितना हो गया L डैश इक्वल टू न्यू लेंथ L डैश इक्वल टू 4L। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R वेरी L स्क्वायर तो R डैश इक्वल टू KL स्क्वायर और R इक्वल टू रोयल स्क्वायर अपॉन V दैट इज R इक्वल टू K इंटू रो अपॉन V को कॉन्स्टेंट रो अपॉन V कांस्टेंट होगा तो K इंटू L स्क्वायर अब यहाँ पर L डैश 4 है तो K इंटू 4L स्क्वायर दैट इज K इंटू 4L स्क्वायर दैट इज 16L स्क्वायर तो KL स्क्वायर इज द सिंस रेजिस्टेंस R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर तो KL स्क्वायर इज द ओरिजिनल रेजिस्टेंस देयरफॉर 16R हो जाएगा। KL स्क्वायर की जगह पर कैपिटल R रखा जाए ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो R इंटू 16 हो गया दैट इज 16R तो न्यू रेजिस्टेंस हो गया कितना 16 टाइम्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस का 16 टाइम हो गया।
This is also a very good objective problem. That is option D is correct, 16R. New resistance will be 16R. Now question number 12. A wire of resistance 1 ohm is bent to form a square. The resistance across any two adjacent corner is 1 ohm, B 3 ohm, C 3 by 4 ohm, D 3 by 16 ohm. कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस दिया है कितना 1 ओम, R इज गिवन 1 ओम, और इसे स्ट्रेच किया गया है, इसे रीडाउन किया, इसको बेंड किया गया है स्क्वायर के फॉर्म में, इसका बेंड करके स्क्वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया गया है उस वायर को। तो दो एडजेसेंट साइड के कॉर्नर्स के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा ये मालूम करना है। तो इसका स्केच हम कर सकते हैं। इसको वायर अब स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, वायर को स्क्वायर के फॉर्म में स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। और चूंकि टोटल वायर का रेजिस्टेंस कितना है, R इक्वल टू है वायर का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम है, और चूंकि स्क्वायर का ईच साइड का लेंथ क्या होता है, से इक्वल होता है, तो अब ईच साइड का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/4 ओम हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस पूरे वायर का 1 ओम है, और उसी वायर को अब स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो उस सिचुएशन में अब स्क्वायर के रूप में जो फॉर्म कर दिया गया है, तो इस साइड का लेंथ सेम होगा, इस साइड का रेजिस्टेंस भी सेम होगा। लेंथ सेम है, चूँकि R वेरी जेल, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शन होता है। तो इस साइड का स्क्वायर का इस साइड का लेंथ सेम होता है, तो इस साइड का रेजिस्टेंस सेम होगा, तो 1/4 ओम 1/4 ओम, इसका भी थर्ड साइड का भी 1/4 ओम 1/4 ओम, और फोर्थ साइड का भी 1/4 ओम, दैट इज टोटल 1 ओम हो गया। अब कोई एडजेसेंट साइड है, सपोज किया जाए कोई एडजेसेंट कॉर्नर के बीच का मालूम करना है। तो एनी टू एडजेसेंट कॉर्नर्स, सपोज करते हैं कॉर्नर ABC, स्क्वायर का नाम है ABCD, दोनों एडजेसेंट कॉर्नर हो गया AB, इसके क्रॉस मालूम करना है। तो रेजिस्टेंस से क्रॉस अब क्या होगा कि A और B के बीच में अगर हम बैटरी कनेक्ट कर दें, DC बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर दें, तो A और B के बीच में अगर हम बैटरी जोड़ दें, तो मेन करंट बैटरी से ये निगेटिव वर्टिकल लाइन निगेटिव, और वर्टिकल स्मॉल लाइन निगेटिव और वर्टिकल बिग लाइन पॉजिटिव, बैटरी का सिंबल है। यहाँ से करंट आई इंटर किया इन ए कॉर्नर A पर, एडजेसेंट साइड AB के एक कॉर्नर पर, एडजेसेंट कॉर्नर वन कॉर्नर पर इंटर किया आई, इसका एक पार्ट इसमें चला गया AD-CD, ये चारों सीरीज में होंगे कनेक्टेड, A से D सेम करंट फ्लो कर रहा है। ये सपोज करता है इसमें I1 करंट है, इसमें भी I1 है, इसमें भी I1 करंट है, और रिमेनिंग पार्ट दूसरा पार्ट करंट यहाँ का डिवीजन होगा कॉर्नर A पर, दूसरा करंट I2 है, फिर यहाँ पर दोनों मिल करके यहाँ I1 + I2 दैट इज I, पूरे सर्किट में करंट I है। अब ये भी दोनों एडजेसेंट कॉर्नर A एंड B जो एडजेसेंट साइड है उसके दोनों कॉर्नर के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, मालूम करना है। अब ईच पार्ट का रेजिस्टेंस, चूँकि टोटल रेजिस्टेंस R था, हमको 1/4 ओम था, अब ईच जो रेजिस्टेंस हो गया, इस साइड का रेजिस्टेंस R' सपोज कर लेते हैं, वो हो गया कितना, ये टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम दिया है प्रॉब्लम में, और इस साइड का रेजिस्टेंस 1/4 ओम हो जाएगा। चूँकि स्क्वायर का साइड इस साइड का लेंथ सेम होता है, तो इस साइड का रेजिस्टेंस भी सेम होगा, 1/4 हो जाएगा, टोटल 1/4 चारों साइड का रेजिस्टेंस मिल करके 1 ओम हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, 1/4 इंटू 4 दैट इज 1/4 + 1/4 + 1/4 1/4 दैट इज 1 ओम। अब इसमें जो है इस पार्ट में ADCB पार्ट में सेम करंट I1 फ्लो कर रहा है, तीनों सीरीज में होगा, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया ADCB पार्ट का कितना हो गया 1/4 + 1/4 + 1/4 3/4 हो गया, 3/4, और रेजिस्टेंस जो कि 1/4 है, मैंने रेजिस्टेंस का वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो 3/4 ओम हो गया। ADCB पार्ट का रेजिस्टेंस हो गया, ADCB पार्ट का रेजिस्टेंस हो गया पोर्शन का स्क्वायर के पोर्शन, वायर को स्क्वायर के फॉर्म में किया गया है, तो इसका पार्ट ADC का रेजिस्टेंस हो गया 3/4 ओम, और रिमेनिंग पार्ट AB है, उसमें करंट I2 है, तो करंट का डिवीजन है, तो ये दोनों ADCB और AB पार्ट में करंट पैरेलल कनेक्शन में, माने दोनों पैरेलल कनेक्शन हुआ, तो करंट का डिवीजन है, तो डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है AB में, तो दोनों पैरेलल कनेक्शन हो गया, तो AB पार्ट का रेजिस्टेंस हो गया कितना 1/4 ओम। अब पैरेलल कनेक्शन में हम जानते हैं, अब A और B के बीच में निकालना है, तो RAB = पैरेलल में है, RAB = RP, R1 R2 मल्टीप्लाइड बाई R2 अपॉन R1 + R2। अब R1 का वैल्यू है दिया है, R1 का वैल्यू कितना है, प्रत्येक R1 R2 दोनों का वैल्यू, प्रत्येक ईच का वैल्यू हो गया। R1 मीन्स जो ADCD पार्ट का रेजिस्टेंस है, वह है ADCB पार्ट का रेजिस्टेंस, तो वह है कितना 3/4 ओम, और AB है R2 की जगह 1/4 है, तो 3/4 R1 R2 फार्मूला, नहीं तो अल्टरनेटली वी कैन राइट इट 1/RP = 1/R1 + 1/R2, तो 3/4 R इंटू R/4 अपॉन R1 + R2, R1 इज 3/4, R + R2 = R/4, दैट इज वी गेट 3R² / 16
एंड 3R/4 प्लस R/4 दैट इज 4R/4 दैट इज 1। तो केवल न्यूमरेटर में हमारा 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16 हो गया, 16 हो गया। और नीचे में 3/4R प्लस 3/4R दैट इज 4R/4 दैट इज केवल R, 4R/4 R से R कैंसिल हो गया, तो दैट इज 3/16R। न्यू रेजिस्टेंस हो गया R। एडजेसेंट कॉर्नर, एडजेसेंट साइड, दोनों एडजेसेंट कॉर्नर्स के बीच में, एक साइड के दोनों एडजेसेंट कॉर्नर सपोज किया है A और B के बीच का, जो टोटल रेजिस्टेंस हो गया कितना हो गया, 3/16 दैट इज 3/16 R। R मीन्स R इक्वल टू 1 ओम दैट इज 3/16 ओम। हेयर R इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस मालूम है, टोटल रेजिस्टेंस इज R इक्वल टू 1 ओम। जैसे 3/4 हो गया ओम यहाँ लिखा है, तो यहाँ R लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, 1 हो गया। लिख भी दिए तो R की जगह रिप्लेस होकर 1 हो गया सीधे। तो R 3/4 1/4 3/4 प्लस 1/4 दैट इज 3/16, 3 इंटू 1 3/16/3/4 इंटू 3 इंटू 1 3 4 इंटू 4 16 अपॉन 3/1 3 प्लस 1 4 LCM हो जाएगा नीचे, 3/4 प्लस 1/4 दैट इज 3 प्लस 1/4 दैट इज 4/4 1 दैट इज 3/16 ओम आंसर। So this is the answer of this problem. So the resistance across any two adjacent corners is it is 3/16 ohm. Option D is correct. Option D is correct. Now multiple choice question number 13. A piece of wire of resistance 8 ohm is bent through 180 degree and at its midpoint and the two halves are twisted together, then total resistance is A, option A 4 ohm, B 2 ohm, C 4 ohm 8 ohm and D 16 ohm। एक वायर है, एक वायर का पीस है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है और उसको 180 डिग्री, उसको मिड पॉइंट पर ठीक मिडल में 180 डिग्री से बेंड कर दिया गया है। 180 डिग्री से मतलब उस वायर को 20 से मोड़ करके 20 से बेंड करके 180 डिग्री एंगल पर, मतलब दूसरा एंड उसका फिर से अपोजिट, मतलब दूसरा एंड फिर अदर साइड में ना होकर फिर ओरिजिनल साइड में ही आ गया और उसको ट्विस्ट कर दिया गया, 180 से बेंड कर दिया गया। और तो चूँकि 20 से बेंड किया गया है तो दोनों इक्वल पार्ट हो जाएगा, मतलब 20 से बेंड किया गया तो दोनों जो पार्ट है, मतलब जो बेंट जहाँ से बेंट उसको किया गया उस पार्ट को, जो उसका इनिशियल पार्ट है, तो दोनों का लेंथ सेम होगा, इसलिए रेजिस्टेंस भी सेम होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो ईच पार्ट का लेंथ कितना हो, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस वायर का 8 ओम है तो ईच पार्ट का रेजिस्टेंस 4 ओम हो जाएगा और वे दोनों क्या होगा, दोनों पार्ट जो है पैरेलल में हो जाएंगे। तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा टोटल रेजिस्टेंस 4, ईच पार्ट का रेजिस्टेंस 4 ओम हो गया। तो 4 R1 RP इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन RP इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 और 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 दैट इज ईच पार्ट का रेजिस्टेंस R1 R2 ईच है 4 ओम हो गया, 4 ओम है तो 4 इंटू 4 अपॉन 4/4 16 अपॉन 8 दैट इज 2 ओम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2 ओम। नाउ क्वेश्चन 14, व्हेन ए वायर ऑफ एरिया ए लेंथ ए यूनिफॉर्म, व्हेन ए वायर ऑफ uniform area A length L and resistance R is bent in form of a complete circle, the resistance between any two of the diametrically opposite points will be option A R/4, option B 4R, C R/8, D R/2। एक वायर है, यूनिफॉर्म एरिया है, उसका लेंथ है, रेजिस्टेंस कैपिटल R है उस वायर का, उसको बेंड किया गया है एक कंप्लीट सर्किल के रूप में, मतलब उसको एक सर्किल के रूप में वायर को बेंड करके सर्किल बना दिया गया, ये सर्किल के रूप में उसको बेंड कर दिया गया, वायर को सर्किल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। अब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट सपोज करते हैं, एक पॉइंट ए है यहाँ, दूसरा पॉइंट बी है, यही डायमीटर हो गया। तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के बीच का जो ये रेजिस्टेंस होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वो मालूम करना है। तो चूँकि वायर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है कैपिटल R, तो अब दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट के बीच में डायमीटर एकदम सेंटर से होकर पास करता है, तो उस सिचुएशन में दो पार्ट में यह डायमीटर इस पूरे सर्किल को, वायर को, जो कि अब सर्किल के फॉर्म में है, उसे टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 2 पार्ट में डिवाइड करेगा और इस पार्ट का रेजिस्टेंस R/2 और ये R/2 होगा। और ए और बी के बीच में अगर डीसी बैटरी जोड़ दें तो एक पार्ट से करंट, एक पार्ट अपर पार्ट में करंट फ्लो करेगा, दूसरा पार्ट में इधर करेगा, एक I1 फ्लो करेगा अपर पार्ट में, I2 फ्लो करेगा लोअर पार्ट में। और जहाँ करंट का डिवीजन हो गया, इसका मतलब है कि फिर बी पॉइंट पर दोनों I1 प्लस I मिल करके I हो जाएगा। तो इस प्रकार
तब इस प्रकार जब दो डिफरेंट पार्ट से होकर, दो अलग अलग पार्ट से होकर से होकर अलग अलग करंट फ्लो करेगा, करंट का डिवीजन हो जाता है तो पैरेलल कनेक्शन होता है। तो यहाँ R/2 ईच पार्ट, ईच सर्कुलर, चूँकि डायमीटर पूरे सर्किल को, पूरे वायर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ईच पार्ट का रेजिस्टेंस R/2 है और R/2 दोनों में डिफरेंट करंट फ्लो करेगा, तो इसलिए दोनों पैरेलल कनेक्शन में होंगे। इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, A और B पॉइंट, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स A एंड B के बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दैट इज R/2 अपॉन R/2 अपॉन R/2 प्लस R/2, नीचे में R1 R2, R1 प्लस R2, R/2 प्लस R/2 दैट इज R, तो R स्क्वायर अपॉन R इंटू R स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 R से R कैंसिल हो गया, दैट इज R/4। टोटल रेजिस्टेंस हो गया डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के अक्रॉस R/4, तो करेक्ट आंसर इज R/4 ओम। Now question number 5, the resistivity of a metallic wire is rho when its length is doubled, its new resistivity is option A 2 rho, B rho by 2, C 4 rho, option D rho. So correct option is rho, because the resistivity of a material wire, metallic wire does not depend on its geometry, means resistivity does not depends length, area, etc. So अगर लेंथ को डबल भी कर दें या लेंथ को ट्रिपल कर दें या लेंथ को हाफ भी कर दें वायर का, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेजिस्टिविटी उतना ही होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, विच इज रो। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी जिसका सिंबल रो होता है, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी है रेजिस्टिविटी, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। Resistivity is also known as specific resistance. Option A is ohm, B ohm inverse, C ohm meter, omega m symbol, and D ohm inverse, meter inverse. That's ohm inverse, meter inverse. Correct option C is correct. That is ohm meter. SI unit of resistivity और specific resistance is ohm meter. और ये भी डिफरेंट बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन डू नॉट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर कुछ रिलेशन दिया हुआ है, 4 रिलेशंस दिए हुए हैं, या कहिए कि 4 रिलेशंस हैं जो कि इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड है, तो कौन इसमें इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये अंक है। तो पावर इक्वल टू ऑप्शन ए V इंटू आई, ऑप्शन बी V स्क्वायर बाई आर, सी V स्क्वायर आर, डी I स्क्वायर आर। तो पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, V इक्वल टू आई, V इंटू आई करेक्ट है, V स्क्वायर बाई आर, V इक्वल टू P इक्वल टू V इंटू आई, और आई को हम रिप्लेस कर सकते हैं V बाई आर, तो V इंटू V बाई आर दैट इज V स्क्वायर बाई आर, ये भी सही है। V स्क्वायर बाई डी देख लें, I स्क्वायर आर, P इक्वल टू, चूँकि पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, V इक्वल टू आई आर, ओम्स यूजिंग ओम्स लॉ, तो आई आर इंटू आई दैट इज I स्क्वायर आर। तो C भी करेक्ट है, D भी करेक्ट है, सॉरी D भी करेक्ट है, B भी करेक्ट है और C भी करेक्ट है, C भी रिलेशन होगा। तो इसका मतलब जो नहीं होगा ऑप्शन C V स्क्वायर बाई आर, V स्क्वायर इंटू आर, ये नहीं होता है। V स्क्वायर बाई आर हो सकता है लेकिन V स्क्वायर इंटू आर नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन डू नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है कौन, सभी कर रहे हैं। All 3 options excluding option C do not represent, does not represent, include all options excluding C do not represent electric power. So option C is correct. V square R is not does not represent electric power. So option C is correct. Now MCQ question number 18, 1 kilowatt hour is equal to option A 36 into 10 to power 6 joule, B 3.6 into 10 to power 6 joule, C 3.6 into 10 to power 6 joule, D 360 into 10 to power 9 joule. 1 kilowatt hour consumption of electrical energy in 1 hour. 1 hour, if in 1 hour 1 kilowatt energy is, electrical energy is 1 kilowatt electrical power is consumed, then that electrical energy consumed is called 1 kilowatt hour. So 1 kilowatt hour is equal to 1 kilowatt multiplied by 1 hour. 1 kilowatt is 1000 watt, 1 hour is 3600 second, that is 3.6 into 10 to power 6 joule. The correct option is 3.6 into 10 to power 6 joule. Option B is correct. Now question 19 is also related to kilowatt hour, but kilowatt in this question, kilowatt hour, that is abbreviated as kWh, a small k, letter small k, big W, a small h, is the unit of A
एनर्जी, बी पावर, सी टॉर्क, डी फोर्स। तो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV abbreviated as small e capital V EV, E for electron, V for volt, measures option A charge, B potential difference, PD, C current, D energy. Correct answer is energy, that is option D is correct, energy. Electron volt measures, EV measures energy. Question number 21, if 10 ampere current is passed through a wire for 10 seconds at potential difference 15 volt, amount of electrical work will option A 150 joule, B 75 joule, C 1500 जूल, डी 750 जूल। तो 10 एम्पियर का करंट किसी वायर से 10 सेकेंड में फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस जबकि वायर के इंड्स के क्रॉस, वायर के दोनों इंड्स, दोनों सिरों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट का है। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क विल बी, फॉर्मूला होता है W = VIT, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। V इज गिवन, पोटेंशियल डिफरेंस इज 15 वोल्ट, करंट इज ऑल्सो गिवन 10 एम्पियर and time is 10 seconds, that is 1500, 15 into 10 into 10, 1500 joule. This is the correct, this is the answer. So correct option is C, that is 1500 joule. Now question number 22, the combined power of 60 watt and 40 watt bulbs joined in series will be option A 100 watt, option B 2400 watt, C 30 watt, D 24 watt. तो जब दो बल्ब्स को या दो हीटिंग एलिमेंट्स को, कोई एनी टू हीटिंग एलिमेंट्स को अगर सीरीज में कंबाइन करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिकल पावर उसमें पैरेलल कनेक्शन में जो पावर होगा P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, P1 P2 मल्टीप्लाइड बाई P1 प्लस P2, P1 इज 60 वाट, P2 इज 40 वाट। तो P1 P2 दैट इज P1 मल्टीप्लाइड बाई P2 अपॉन P1 प्लस P2, दैट इज 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 40, दैट इज 16 to 40 is equal to 2400, 60 plus 40 100, दोनों जीरो न्यूमरेटर में कैंसिल हो गया। तो कंबाइंड पावर इज 24 वाट। और इसी क्वेश्चन में अगर ये दिया रहता कि दोनों बल्ब 60 वाट एंड 40 वाट के दोनों बल्ब पैरेलल कनेक्शन में कंबाइन किए जाते हैं, तो उसमें कंबाइंड पावर सीरीज कनेक्शन में PS इक्वल्स टू P1 प्लस P2, तो कंबाइंड पावर होता है 60 वाट प्लस 40 वाट 100 वाट। नाउ question number 23, if 20 watt, 25 watt and 60 watt bulbs are joined in series, then option A 100 watt bulb will glow more, B 25 watt bulb will glow more, C both bulb will glow more, and option D none of them will glow. अब 25 वाट और 100 वाट के बल्ब, दो बल्ब्स हैं, उसको सीरीज में ज्वाइन किया गया है तो करंट सेम होगा, तो हीट प्रोड्यूस होगा H = I²RT। तो I तो कांस्टेंट है और टाइम 1 सेकेंड ले लिया जाए तो हीट प्रोड्यूस जो होगा वह होगा प्रोपोर्शनल टू R, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शन होगा। तो जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वह बल्ब सीरीज कनेक्शन में, जहाँ तक बात है तो सीरीज कनेक्शन की बात है, तो उसमें 25 वाट बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो 25 वाट का बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वह ज़्यादा ग्लो करेगा, मतलब H/R है ना, H/R हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड इक्वल टू 25 दैट इज 25 वाट बल्ब विल ग्लो मोर, ज़्यादा जलेगा, ज़्यादा चमकीला, राइट। तो 25 वाट बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा क्योंकि हीट प्रोड्यूस जो होगा H/R होगा, या पावर जो होगा इलेक्ट्रिकल पावर हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड वह प्रोपोर्शनल टू R हो गया सीरीज कनेक्शन में, दैट इज H/R। तो जिसका हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो ज़्यादा जलेगा, मतलब जिस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वह ज़्यादा ग्लो करेगा सीरीज कनेक्शन में। और यही अगर पैरेलल कनेक्शन में होता तो उसमें 25 वाट बल्ब, 100 वाट के बल्ब पैरेलल कनेक्शन में रहते, जैसे कि हमारे हाउसेस में, हमारे घरों में पैरेलल कनेक्शन ही है, तो उसमें जितना अधिक वाट का बल्ब जलाते हैं ज़्यादा ग्लो करता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। तो उसमें हीट प्रोड्यूस जो होगा वह हीट प्रोड्यूस I²RT वैसे होता है, तो I = V/R, तो V²/R तो V कांस्टेंट ही है। तो उसमें उस सिचुएशन में जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वह बल्ब ज़्यादा जलेगा। तो रेजिस्टेंस 100 वाट का बल्ब का रेजिस्टेंस कम होता है, तो उस सिचुएशन में 100 वाट का बल्ब ज़्यादा जलेगा अगर पैरेलल कनेक्शन में उसे कनेक्ट किया जाए। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन ए इंक्रीजेज, बी डिक्रीजेज, सी अनचेंज्ड एंड डी नन। तो किसी सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ डिक्रीज करता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। लेकिन चूंकि सेमीकंडक्टर में उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स जनरेट होते हैं सेमीकंडक्टर में, इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ती है और रेजिस्टिविटी घटती है सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने पर। तो सो रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर विच इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, रिलैक्सेशन टाइम symbol is tau of the electrons, tau relaxation time symbol is tau of the electrons in a conductor with increase in temperature, option A increases, B decreases, C remains same, D none. So if temperature increases, then number of collisions of electrons between with positive ions in a conductor also increases. So electrons will collide more fastly in a conductor with positive ions if temperature increases. Therefore, time interval, which is called average time interval between two successive collision of electrons with positive ions, is called relaxation time. So if electrons will when temperature increases, electrons will collide more fastly with positive ions, so number of collisions increases. Therefore, average time interval decreases. So relaxation time is the average time interval. So relaxation time decreases with increase in temperature. Option B is correct. And relaxation time is related to drift velocity by relation Vd equals to minus E, mod of Vd is equal to ऐसे माइनस ई स्मॉल ई कैपिटल ई वेक्टर अपॉन एम इंटू टॉ, लेकिन मॉड ले लेंगे तो ई स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टॉ। सॉरी। तो इफ temperature is increased, then relaxation time decreases, and here Vd drift speed is directly proportional to tau, relaxation time tau. So if relaxation time decreases, then drift speed of the electron, drift velocity of the electron will also decrease. So another question maybe arises, drift velocity of electrons in a conductor decreases with increase in temperature, increases, remains the same, none of these. So correct answer will, with increase in temperature, drift velocity will also decrease because relaxation time decreases. And relaxation time is also related to mobility. Mobility mu is equal to mobility mu of charge carriers. In conductor, charge carrier is electrons. In a semiconductor, charge carriers are electrons and holes. So mobility mu is related to drift velocity. Mu is given by Vd, magnitude of drift velocity per unit electric field, that is ratio of Vd by E, and Vd is small e capital E m by tau अपॉन E से ही कैंसिल हो जाएगा। तो drift velocity tau के भी प्रोपोर्शनल, मतलब मोबिलिटी म्यू जो है tau के भी प्रोपोर्शनल है। तो if tau is decreases, then if tau is decreases, mu is also proportional to tau, because mu is equal to mobility is equal to drift velocity, ratio of drift velocity by electric field. So Vd is equal to small e capital E m upon tau, और by E capital E इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, Vd ड्रिफ्ट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो है। तो ड्रिफ्ट स्पीड हो गया स्मॉल ई कैपिटल ई एम बाई टॉ अपॉन ई से ही कैंसिल हो गया। तो मोबिलिटी म्यू इक्वल टू ई एम अपॉन टॉ, तो म्यू जो है तो टॉ के भी प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ रिलैक्सेशन टाइम, सिंस रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, देयरफॉर मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर विल ऑल्सो डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इस पर 2 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए थी एराइज हो सकता है, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया। अगर एग्जाम में वो पूछे, अगर इस ढंग का क्वेश्चन पूछता है तो आप उसे आंसर दे सकते हैं इसी लॉजिक के आधार पर। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 26, 2 resistors of resistances capital R1 and R2 of 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel across a battery. The ratio of power dissipated in them, P1 is to P2, that is P1 ratio P2 will be option A 4:9, B 3:2, C 9:4 and option D 2:3। 2 रजिस्टर्स है जिसका रेजिस्टेंसेस R1 R2 है, और उनका रजिस्टर्स का रेजिस्टेंसेस का वैल्यू R1 इक्वल टू 4 ओम, R2 इक्वल टू 6 ओम, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए बैटरी। अब दोनों पावर डिसिपेटेड ईच रजिस्टर के क्रॉस R1 और R2 के क्रॉस कितना होगा,
मतलब P1:P2 कितना होगा वो मालूम करना है। 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। तो पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो दोनों रजिस्टर्स जिसका रेजिस्टेंसेस R1 = 4 ओम है, R2 = 6 ओम है, उसको पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट किया गया है। तो ईच रजिस्टर 4 ओम एंड 6 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। Therefore, power dissipated across resistor 4 ohm, that is R1 = P1 = V² by we have P1 = V²। पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट होगा, तो V² अपॉन R1। R1 इज गिवन 4 ओम एंड P2 = V² by R होता है। पावर P V² by R at constant potential difference power V² by R and at constant current power I² R। तो सीरीज कनेक्शन में करंट I कांस्टेंट होता है। तो P1 = V² by R1, R1 is 4 and P2 power dissipated in resistor R2 having resistance 6 ohm is P2 = V² upon 6। Therefore दोनों का रेशियो P1:P2 मालूम करना है। P1:P2 that is P1 upon P2 equals to V² by 4 upon V² by 6। V² से V² कैंसिल आउट, तो हमें 6/4 एंड 6/4 मीन्स 2 से अगर कैंसिल कराते हैं तो 2:3 6 और 2 × 2 4 दैट इज 3/2। तो हमें रिजल्ट मालूम हो गया P1:P2 = 3/2। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 3:2 पावर डिसिपेटेड इन बोथ रजिस्टर्स। P1:P2 इज 3:2, 3/2, जिसे यहाँ पर मैंने सॉल्व भी किया इस प्रॉब्लम को, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। ए बैटरी ऑफ EMF 10 volt and internal resistance small r, that is symbol of internal resistance is 3 ohm, is connected to a resistor. The current is 0.5 ampere in the circuit. The terminal voltage of the battery when the circuit is closed is option A 10 volt, option B 0 volt, option C 8.5 volt and option D 0.5 volt। एक बैटरी है जिसका EMF दिया है 10 वोल्ट, कैपिटल इज गिवन, कैपिटल इज 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज गिवन 3 ओम, और उसको कनेक्ट किया गया है एक रजिस्टर से। द करंट इज 0.5 एम्पियर इन द सर्किट में करंट 0.5 एम्पियर है। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा बैटरी के अक्रॉस जब सर्किट इज क्लोज सर्किट मीन्स बैटरी से करंट फ्लो करेगा सर्किट में, दैट इज क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करता है सर्किट से होकर के। व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल देन द सर्किट इज सेड टू बी इन क्लोज सर्किट। तो उस सिचुएशन में फार्मूला हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए V = E - IR। तो वी हैव V - IR, V = पोटेंशियल ड्रॉप, V = पोटेंशियल ड्रॉप और टर्मिनल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज E - IR। तो E इज 10 वोल्ट माइनस करंट इज ऑल्सो गिवन 0.5 and internal resistance of the cell is 3, that is 10 minus 0.5 into 3, that is 1.5। तो 10 minus 1.5 is equal to 8.5। result is 8.5 volt। so option number C is correct, 8.5 volt। इस ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम का सही एक्यूरेट आंसर, सही आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है 8.5 वोल्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। टू सेल्स ऑफ EMFs E1 कैपिटल E1 एंड E2 कैपिटल E2 while internal resistances R1 and R2 are joined in parallel, equivalent EMF of the combination is options are A E1 R1 plus E2 R2 upon R1 plus R2, option B is E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2, option C root under E1 multiplied by E2 and option D E1 plus E2 upon 2। यह केस है, यह प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 28 का। यह जो क्वेश्चन यह पैरेलल कनेक्शन ऑफ टू डिफरेंट सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 का केस है, जिसमें टोटल इक्विवेलेंट EMF ऑफ द कम्बिनेशन का जो फार्मूला है उसको हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में, पैरेलल कनेक्शन ऑफ सेल्स में। आइडेंटिकल सेल्स के लिए भी टोटल EMF एंड डिफरेंट सेल्स का भी पैरेलल कनेक्शन
पैरेलल कनेक्शन में टोटल ईएमएफ के लिए एक्सप्रेशन या इक्विवेलेंट ईएमएफ के लिए एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है पहले ही इसी चैप्टर के प्रीवियस वीडियो में ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में। तो रिजल्ट उसमें ऑब्टेन हुआ था E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। जब दो डिफरेंट सेल्स जिनका ईएमएफ E1 E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है, स्मॉल R1 R2, उनको पैरेलल में जोड़ा जाता है तो पूरे कम्बिनेशन का दोनों सेल के जो कम्बिनेशन है टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कम्बिनेशन बोथ सेल्स का, उसका वैल्यू इक्विवेलेंट इक्वल टू E1R2 प्लस E2R1 प्लस अपॉन R1 प्लस R2। कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत से स्टूडेंट्स ऑप्शन ए को सही मान लेते हैं E1R1 प्लस E2R2 अपॉन R1 प्लस R2, जो कि गलत है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इक्विवेलेंट इक्वल टू E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, ए व्हीटस्टोन ब्रिज मेजर्स। व्हीटस्टोन ब्रिज measures options are A high resistance, B low resistance, C high and low resistances and D potential difference। तो सबसे एक्यूरेट इसमें इसका जो आंसर होगा, लो रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है, हाई रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है, और हाई एंड लो रेजिस्टेंस को एक साथ भी मेजर कर सकता, माने दोनों को भी मेजर कर सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका होगा हाई एंड लो रेजिस्टेंसेस। ऐसे वैसे तो व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट है जिसके हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज इज ए डिवाइस ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस and it is used to measure unknown resistance, but here in the option in out of 4 options there is no option related to unknown resistance. So correct option of question 29, a Wheatstone bridge measures, is C, high and low resistances. Now last question, question number 30. To increase the sensitivity of a potentiometer, option A, area of the wire should be increased, option B, length of the wires to be increased, option C, current to be increased, and option D, current to be decreased. Sensitivity of a potentiometer is the maximum potential difference measured, sensitivity of a potentiometer is the minimum potential difference measured by a potentiometer, and for this potential gradient of the potentiometer, that is K is equal to V by L, should be a small, and for a small value of potential gradient of a potentiometer, length of the potentiometer wire should be large. So length of the potentiometer wire should be increased to decrease potential gradient or to increase the sensitivity of the potentiometer. So correct option of this question is option B, length of the wire to be increased. To increase the sensitivity of a potentiometer wire, length of the wire to be increased. किसी भी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए उसके लेंथ को बढ़ाना होगा, जिससे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट के का वैल्यू कम हो जाए, तो उसके लिए लेंथ बढ़ाना होगा, और नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू भी का वैल्यू शुड बी स्मॉल। क्योंकि कोई पोटेंशियोमीटर जितना मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है वह उसकी सेंसिटिविटी कहलाती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, एंड दिस ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूजुअली आस्क्ड इन different state boards 12th examination, and it has been also asked in CBSE board examination as well, not only in multiple choice objective question or also as a short question in 1 mark, 2 marks, and in long question also as a part. अब इस क्वेश्चन के साथ, डिस्कशन के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उसके लिए एक और वीडियो तैयार किया जा सकता है।
लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने के पहले हीटिंग इफेक्ट पर एक दो क्वेश्चन जिसको ओरली मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब एज ए फिलामेंट। उसमें भी 4 ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि नाइक्रोम, टंगस्टन, कॉपर, आयरन, ETC। आयरन 4 ऑप्शंस अगर है केवल, तो करेक्ट ऑप्शन इज टंगस्टन। टंगस्टन मटेरियल इज यूज्ड in an electric bulb as a filament. Similarly, another question, which element is used in a heater? Options are tungsten, B copper, C nichrome, D aluminium. Correct answer is nichrome, which is an alloy, जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है बट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फ़ा का वैल्यू स्मॉल होता है, इसलिए नाइक्रोम का यूज किया जाता है, एलॉय का यूज किया जाता है हीटिंग एलिमेंट हीटर में। पोटेंशियोमीटर में भी नाइक्रोम का यूज किया जा सकता है। ऐसे यूजुअली मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का यूज किया जाता है, जिसका कि रेजिस्टिविटी हाई होती है और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी का वैल्यू स्मॉल होता है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अभी तक मैंने कुछ चैप्टर्स का क्लास 12 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियोज तैयार किया है, लेकिन इरादा साफ है कि सभी चैप्टर्स जो बचे चैप्टर्स हैं उसके भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जितने हैं इम्पॉर्टेंट, उसका वीडियोज तैयार किया जाए, जिससे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स IIT मेंस या एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं या एम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो या कंबाइंड इंजीनियरिंग टेस्ट स्टेट का तैयारी कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेट्स का, तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद हो सके। तो मेरा यह प्रयास रहेगा कि जो बचे रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उसका भी वीडियोज तैयार किया जाए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।